नमस्कार दोस्तों, करियर पॉइंट मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पर्यावरण का महत्वपूर्ण नोट्स लेकर आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एनवायरनमेंट के बारे में बताएंगे, जो कि यहाँ से एनवायरनमेंट के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके नेट जेआरएफ या फिर पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही मददगार साबित होने वाला है ये आपके लिए, जो भी हमारे साथी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज पर्यावरण के बारे में। तो देखिए, पर्यावरण, पहली बात तो यह फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है। मतलब पर्यावरण शब्द जो है इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो फ्रांसीसी भाषा से हुई है। और ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जहाँ यह स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है, या इन्वायरमेंट मीन्स सिवायरन प्लस सी इन्वायरन प्लस मेंट, ठीक है, के अर्थ में प्रयुक्त होता है। और इसका पहला ज्ञान प्रयोग कार्लाइन द्वारा जर्मन शब्द के अर्थ को फ्रांसीसी में व्यक्त करने के लिए हुआ। ठीक, फिर है आगे, पर्यावरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1869 में अर्नेस्ट हैकल ने किया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, अक्सर पूछा जाता है। आगे, हिंदू धर्म के महान संत व पर्यावरण संरक्षक व विश्नोई पंथ के संस्थापक श्री जम्भेश्वर जी महाराज को दुनिया का पहला पर्यावरण वैज्ञानिक माना गया है। आगे चलते हैं हम। तो आगे पर्यावरण भूगोल की बात करते हैं। बहुत ही जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं केवल वही हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पे, बाकी बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे हम, ठीक है। हाँ, तो आगे हम बात करने वाले दोस्तों जो हमारा जियोग्राफी ऑफ इन्वायरमेंट है, मीन्स पर्यावरण भूगोल। तो सर्वप्रथम पर्यावरण भूगोल, जो कि इन्वायरमेंटल जियोलॉजी के नाम से जाना जाता है, शब्दावली का प्रयोग के हेविट तथा एफ के हेयर ने अपने शोध पत्र में मैन एंड इन्वायरमेंट, ओके, मैन एंड इन्वायरमेंट किसने किसने किया था? देखिए, पर्यावरण भूगोल जो इन्वायरमेंटल जियोलॉजी शब्दावली का प्रयोग के हेविट तथा एफ के हेयर ने अपने शोध पत्र मैन एंड इन्वायरमेंट, जो कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क मीन्स कमीशन ऑन कॉलेज जियोग्राफी रिसोर्स पेपर 20 में सन 1973 में प्रयोग किया गया था। आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण संगठन और सम्मेलन। तो पर्यावरण से संबंधित जो हमारे महत्वपूर्ण संगठन और सम्मेलन हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। तो जिसमें दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान संगठन, और फिर आपका है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल IUCN, और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, रमसर कन्वेंशन, मॉन्ट्रेक्ट सिकार्ड, ग्रीन पास, और स्टॉकहोम सम्मेलन यूनेप। ओके, आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। फिर सिटीज़ एंड ट्रैफिक, यहाँ पे फिर CMS, वेना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, IPCC, वेटलैंड इंटरनेशनल, पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जैव विविधता अभिसमय, और है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र समझौता UNFCCC। ओके, आगे मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, फिर है डिक्लेरेशन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल, कार्टाजोनल प्रोटोकॉल, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, अनवरत जैविक प्रदूषण पर स्टॉकहोम सम्मेलन। तो इस तरह से हम इन सब पे चर्चा करने वाले हैं। बहुत थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे, जो मेन चीज़ें हैं, जो मुख्य बातें हैं उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसे हम WMO के नाम से जानते हैं। पूरा नाम है इसका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1873 में अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन के रूप में हुई थी। बाद में 23 मार्च 1950 में इसका नाम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स WMO रख दिया गया। तो दोस्तों बात करेंगे इसके मुख्यालय की। तो मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये एक अंतर सरकारी संगठन है, यह एक संयुक्त राष्ट्र UN की आधिकारिक संस्था है, और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है। आगे चलते हैं हम वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल पे। तो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है हमारा, इसकी स्थापना 1922 में हुई थी। ये प्रकृति संरक्षण का सबसे बड़ा एवं पुराना संगठन है।
इसका पुराना नाम पक्षी संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति था। 1933 में इसका नाम बदलकर वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल कर दिया गया और ये वर्ल्ड वॉच नामक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन करती है, वर्ल्ड वॉच। ओके, यह एक एनजीओ है जो सरकारी, गैर सरकारी व नागरिकों के द्वारा मिलकर बना है। इसका मुख्यालय कैम्ब्रिज में है। इसके 115 सदस्य हैं। साथ ही ये 45 पर काम करता है और स्पीसीज, साइट, सिस्टम, सोसाइटी, ये इन चार क्षेत्र जो हैं इन पर कार्य करता है दोस्तों। आगे हम चलते हैं। IUCN, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ये एक सरकारों तथा नागरिकों दोनों से मिलकर बनी संगठन है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, IUCN की स्थापना और इसका पूरा नाम। ठीक है, तो IUCN का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। ये संगठन 1963 से हर चौथे वर्ष रेड डाटा बुक जारी करता है। रेड डाटा बुक आपको बताया जाएगा। रेड डाटा बुक संकटग्रस्त जातियों का आंकड़ा होता है इसमें। इसका दूसरा नाम वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन है। यह एक एनजीओ है। IUCN 4 अन्य क्षेत्रों में भी काम करता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं वो है हमारा क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, और सस्टेनेबल एनर्जी मीन्स संपोषणीय ऊर्जा पे, और आजीविका पे, और हरित अर्थव्यवस्था पे। इन 4 चीज़ों पे हमारा IUCN वर्क करता है। IUCN संयुक्त राष्ट्र का पर्यवेक्षक दर्जा प्राप्त पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, किंतु IUCN संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, किंतु अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। सतत विकास की संकल्पना के विकास में प्रमुख योगदान IUCN, WWF और UNEP का है। पेरिस समझौता का तथा सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में IUCN की सक्रिय भूमिका रही है दोस्तों। IUCN का नया नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, अब तक नेचर तक था, अब इसमें नेचुरल रिसोर्सेज भी बढ़ गए हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जिसे हम WWF के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। एनजीओ है। एनजीओ क्या होता है? वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, जो कि गैर सरकारी संस्था। यह IUCN का सहयोगी संगठन है। इसका लक्ष्य क्या है? वन्य जीवों का संरक्षण तथा पर्यावरण पर मानवीय प्रभावों को घटाना। ये संगठन 6 क्षेत्रों में काम करता है। कौन कौन से? फूड पे, क्लाइमेट पे, फ्रेश वाटर पे, और वाइल्ड लाइफ पे, और फॉरेस्ट एंड ओशियन पे। आगे हम चलते हैं रामसर कन्वेंशन पे। दोस्तों यहाँ सब जगह से जितने भी टॉपिक हम आपको बता रहे हैं ना, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो बहुत ध्यान से केयरफुली देखिएगा। और अगर मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वीडियो जो है कम टाइम का बने। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वीडियो रिपीट करके आप देख सकते हैं। तो रामसर कन्वेंशन ईरान के रामसर नामक शहर के सम्मेलन के फलस्वरूप सन 1971 में, ठीक है, इसकी स्थापना हुई तथा 197, ठीक है, 197 में इसको शामिल किया गया, अर्थात लागू किया गया। सॉरी, ये 197 ना होकर 1970 है। ओके, यह एक विशेष पारिस्थितिकीय तंत्र के साथ काम करने वाली पहली वैश्विक पर्यावरण संधि है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर 3 वर्ष में इसका COP मीन्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एक सम्मेलन होता है। भारत ने 1982 में इस संधि पर हस्ताक्षर किया। विश्व की पहली रामसर साइट ऑस्ट्रेलिया में स्थित कोबोर्ग प्रायद्वीप थे तथा भारत की पहली साइट उड़ीसा में स्थित चिल्का झील थी, ठीक है, चिल्का झील रामसर साइट है, ध्यान दीजिएगा। वर्तमान में भारत में 75 मीन्स 75 रामसर साइट्स हैं, पूछा जाता है क्वेश्चन। और पूरे विश्व की बात करें तो वहाँ पे 2465 रामसर साइट हैं। ये एक अंतर सरकारी संगठन है, IGO इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन।
आगे चलते हैं ग्रीन पीस। ग्रीन पीस पे बात करते हैं हम। तो ग्रीन पीस जो हमारा है, इसकी स्थापना सन 1971 में हुई थी। यह एक एनजीओ है। इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। उद्देश्य इसका है पर्यावरण संरक्षण एवं विकास का प्रोत्साहन प्रदान करना। हु वी आर, मतलब आपको ही जानकारी देना, ठीक है। इसका गोल क्या है? प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, प्रिवेंशन पॉल्यूशन, एंड ऑल न्यूक्लियर थ्रेट्स और प्रमोट पीस एंड नॉन वायलेंस। नेक्स्ट है स्टॉकहोम सम्मेलन। तो स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था वो 5 जून 1972 को हुआ था, इसलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन की वजह से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये सम्मेलन स्टॉकहोम स्वीडन में मनाया गया था। औपचारिक नाम इसका मानव पर्यावरण पर संतुलित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। इसकी स्थापना में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना थी। आगे है घोषणा। पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास से संबंधित घोषणाएं ये करता है। नेक्स्ट है यूएनईपी। तो दोस्तों यूएनईपी ये 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। यूएनईपी एक संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों को नियंत्रण करता है। तो आगे हम लोग चलते हैं। विश्व मौसम संगठन WMO तथा UNEP मिलकर IPCC की रिपोर्ट तैयार करता है। इसके 199 सदस्य हैं। ये सम्मेलन 10 वर्षों में होता है। UNEP के 10 वर्षीय सम्मेलन की बात करेंगे हम। तो 10 वर्षीय सम्मेलन जो 1972 में हुआ था वो स्टॉकहोम स्वीडन में, 1982 में नैरोबी केन्या में और 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। और यहीं पे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी हुआ था। एजेंडा 21 भी यहाँ पे हुआ था। फिर 2002 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, जो कि आपका MDG मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को दर्शाया गया था। और फिर 2012 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी हुआ था। और 2022 में ये अभी थोड़ा सा कंफर्म नहीं है। आगे चलते हैं हम। UNEP कुछ प्रमुख रिपोर्ट पब्लिश करता है। वो क्या है? उत्सर्जन गैप रिपोर्ट और वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, ठीक है। इसी संस्था द्वारा ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये संस्था अवार्ड भी देती है, ठीक है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ और यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ, ये 2 अवार्ड देती है। आगे चलते हैं हम लोग सेट्स पे। तो ये है द कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। IUCN के वाशिंगटन सम्मेलन 1973 में इस समझौते को प्रस्तुत किया गया। ये 1975 से लागू हुआ तथा भारत 1976 में शामिल हुआ। कुल देशों की भागीदारी है 183, मतलब 183 देश इसमें सम्मिलित हैं। उद्देश्य इसका क्या है दोस्तों? तो उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि जंगली जानवरों एवं पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व पर कोई संकट तो नहीं है। ट्रैफिक की बात करें तो ये भी एक संस्था है। ट्रैफिक इज ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। ओके। द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क, मतलब वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क। स्थापना 1976 में हुई थी। यह एक NGO है। मुख्यालय इसका कैम्ब्रिज UK में है। ट्रैफिक WWF एंड IUCN वर्क क्लोजली वाइल्ड लाइफ ट्रेड इश्यूज। CMS के बारे में बात करते हैं। तो कन्जर्वेशन ऑन द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, मतलब प्रवासी जंगली प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन। ये UN के संरक्षण में 1979 में जर्मनी के वान में एक संधि के तहत स्थापना हुई थी। CMS एक्ट एज फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ UN। CMS सभी प्रकार के पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए एक वैश्विक मंच है दोस्तों। आगे है 13th CMS सम्मेलन। ये सम्मेलन भारत में 17 फरवरी से 22 फरवरी 2020 के मध्य हुआ था। मतलब 13वां जो CMS सम्मेलन हुआ था वो भारत में 17 फरवरी से 22 फरवरी के मध्य हुआ था। थीम इसकी क्या थी? माइग्रेशन स्पीसीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड वी वेलकम देम। माइग्रेशन स्पीसीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड वी वेलकम देम, मतलब कि जो प्रवासी पक्षी हैं उनको अपने प्लैनेट से कनेक्ट करना है और उनका वेलकम करना है।
COP13 सम्मेलन, COP13 सम्मेलन ये गांधीनगर भारत में हुआ था। गांधीनगर कहाँ है जानते होंगे आप लोग। 15 फरवरी से 22 फरवरी 2020 के मध्य, अभी मैंने बताया था इससे पहले भी। थीम इसकी क्या थी? माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लेनेट एंड टुगेदर वी वेलकम देम होम। ओके। वियना कन्वेंशन, तो वियना कन्वेंशन ये 1985 में हुआ था तथा 1988 से प्रभावी हुआ था। ओजोन परत की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ये कन्वेंशन वियना ऑस्ट्रिया में हुआ था। प्रमुख उद्देश्य इसका था ओजोन परत का संरक्षण तथा CFC के प्रयोग में कमी लाना। ये ओजोन पर बाध्यकारी नहीं था, ठीक है। ओजोन परत से संबंधित ये पहला सम्मेलन था और UNEP के तहत ये सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि 15 सितंबर 1987 में हुआ था। ये सम्मेलन 1987 में हुआ था तथा 1989 में लागू हुआ था। भारत ने 1992 में हस्ताक्षर किया था। ये ओजोन संरक्षण से संबंधित है। यह एक उत्सर्जन के आधार पर बाध्यकारी समझौता है। इस समझौते में UNEP ने प्रमुख भूमिका निभाई। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत विकसित देशों को 2000 तक CFC का उपयोग एवं उत्पादन पूरी तरह से संबंधित करने को कहा है। संबंधित मतलब इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं आप। विकासशील देशों को CFC का उत्पादन एवं उपभोग 2010 तक बंद करने का समय दिया गया है, ठीक है। इसके बाद है 2010 से प्रोटोकॉल का एजेंडा SCFC। SCFC का मतलब है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को धीरे धीरे बाहर करने पर केंद्रित हो गया है। फिर है ओजोन विघटनकारी पदार्थों की सूची। तो ओजोन विघटनकारी पदार्थ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये फेरन भी कहलाते हैं। फिर है HBFC, फिर है CCl4 और CS3CCl3, मेथिल क्लोरोफॉर्म्स, ये सब तो मतलब आप देख लीजिए। और CS3Br मतलब ब्रेथिल ब्रोमाइड, और फिर है ब्रोमोक्लोरोमेथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आवर कॉमन फीचर, तो इसको बोटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये रिपोर्ट 1987 में आई। इसमें प्रथम बार ST मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को परिभाषित किया गया। आगे है IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। The Intergovernmental Panel on Climate Change was established by the United Nations Environment Programme and the World Meteorological Organization in 1988। ये एक संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक पैनल है। इसकी स्थापना 1988 में WMO और UNEP द्वारा स्थापित किया गया था। मुख्यालय इसका जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 2007 में शांति नोबेल पुरस्कार और 195 मेंबर इसमें हैं। मतलब सदस्य देशों की संख्या पूछी जाती है ना, तो वही चीज़। फिर है वेटलैंड इंटरनेशनल। इसकी स्थापना 3 संगठनों से मिलकर हुई है। पहला है इंटरनेशनल वाटर फ्लो एंड रिसर्च ब्यूरो, दूसरा है द एशियन वेटलैंड ब्यूरो, और तीसरा है वेटलैंड फॉर द अमेरिकाज। आगे चलते हैं। एक ही क्षेत्र में कार्य करने तथा एक ही प्रकृति के होने के कारण इन संगठनों ने मिलकर 1991 में वेटलैंड इंटरनेशनल नामक गैर सरकारी संगठन की स्थापना की। मुख्यालय इसका नीदरलैंड में है और यह एक NGO है। आगे चलते हैं दोस्तों। पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, इसको पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। UNCD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। यह ब्राज़ील का सबसे बड़ा सम्मेलन माना जाता है। इस सम्मेलन में 3 से 14 जून 1992 तक अलग अलग विषयों में बातचीत हुई थी। इसमें 197 देशों के सदस्य उपस्थित थे। इस सम्मेलन में क्या हुआ था देखिए, इस सम्मेलन से प्रमुख सम्मेलनों की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। UNFCCC जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, फिर है
इसकी उत्पत्ति 1992 के पृथ्वी सम्मेलन से हुई थी। और UNFCCC 1995 से हर वर्ष जलवायु परिवर्तन पर कॉन्फ्रेंस बुलाता है। और जैसे कॉन्फ्रेंस 1, 2, 3 ये सब हुआ ना। और क्या हुआ, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन CBD, जिसे 1992 से शुरू किया गया। और मरुस्थलीकरण रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन UNCCD, फिर है डिक्लेरेशन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट और कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आगे चलते हैं, एजेंडा 21 क्या है तो इसके बारे में जान लीजिए। एजेंडा 21 जो है वो सतत विकास से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की एक गैर बाध्यकारी कार्य योजना है। और पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा सतत विकास से संबंधित दस्तावेज। और वन सिद्धांत क्या है, वनीकरण से संबंधित विधिक रूप से गैर बाध्यकारी दस्तावेज। जैव विविधता, अब इस समय की बात करते हैं तो यह जैव विविधता से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। 1992 में रियो डी जेनेरियो में संधि में सहमति बनी। 22 मई 1992 को नैरोबी सम्मेलन में इसको स्वीकार किया गया और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह एकमात्र ऐसी संधि थी जो पहली बार जैव विविधता के सभी पहलुओं पर ध्यान दी थी। इसमें 2 वर्षों में मीटिंग होती रहती है, मतलब 2 वर्ष के अंतराल पे होती है। आगे दोस्तों बात करेंगे जलवायु परिवर्तन पर जो संयुक्त राष्ट्र समझौता हुआ UNFCCC उसके बारे में। तो यह जलवायु परिवर्तन पर पहला बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह 21 मार्च 1994 से प्रभावी हुआ। कानूनी रूप से गैर बाध्यकारी। लक्ष्य इसका वैश्विक तापमान से निपटने के लिए GHGs उत्सर्जन को कम करना। और कार्य इसका क्या है, जलवायु परिवर्तन के लिए प्रतिवर्ष सम्मेलन आयोजित करना है। इसका प्रथम सम्मेलन 1995 में बर्लिन में हुआ था। इसके सदस्य देशों की संख्या 197 है। और मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिफॉरेस्टेशन, तो इसकी स्थापना रियो सम्मेलन में 1992 में हुई थी। प्रभावी हुआ था 1996 में। कानूनी रूप से बाध्यकारी और प्रत्येक 2 वर्षों में सदस्य देशों का सम्मेलन होता है। इन्होंने वर्तमान में 12 वर्षों पर एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। द डिक्लेरेशन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यह एक सतत विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर वनीकरण से संबंधित एक दस्तावेज है जो 1992 रियो सम्मेलन के अंतर्गत ही बनाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो स्थापना 1992 में हुई थी अंडर द UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसको UNCED के दौरान व्यक्त की गई प्रतिबद्धताओं के प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई। इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। 2013 में इसका नया नाम हाई लेवल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल देखते हैं दोस्तों। तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान के क्योटो शहर में हुआ था। कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता 16 जनवरी 2005 से प्रभावी हुआ था। यह प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए बनाया गया था। पहली प्रतिबद्धता 2008 से 2012 6 ग्रीन हाउस गैसों को कम करने का लक्ष्य। 6 ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 1990 के स्तर से 5.2% की कटौती करना था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ग्रीन हाउस गैसों की। तो ग्रीन हाउस गैसों में आपके कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और परफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो ये सब ग्रीन हाउस में आते हैं, ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय प्रतिबद्धता क्या थी कि 1 जनवरी 2013 से 20 तक क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत सदस्य देशों का वर्गीकरण। आइए देखते हैं। एनेक्स 1, औद्योगिकृत विकसित देश का संक्रमण काल से गुजरने वाली अर्थव्यवस्था पूर्वी यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं, यूरोपीय संघ और जो 1992 में OECD के सदस्य थे। एनेक्स 2, एनेक्स 2 में एनेक्स 1 में शामिल देशों को छोड़कर बाकी सभी देश शामिल थे। इस श्रेणी के देशों को वित्तीय सहायता द्वारा विकासशील देशों की ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने संबंधी गतिविधियों में सहायता करनी होती है। ठीक है, एनेक्स 1 में शामिल देशों को हरित गैस उत्सर्जन में वर्ष 1990 के स्तर से कम 18% की
कम करने की प्रतिबद्धता की गई है। भारत द्वारा 8 अगस्त 2017 में इसे स्वीकृत किया गया है। फिर है कॉन्फ्रेंस एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सम्मेलन 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ था, 4 सितंबर 2002 में। इसमें मिलेनियम डेवलपमेंट को लाया गया था। ठीक है, आगे बात करेंगे कार्टाजोना प्रोटोकॉल की। तो ये प्रोटोकॉल 2000 में आया था, सन 2000 में। मुख्यालय इसका कोलंबिया कार्टाजोना है। उद्देश्य इसका जेनेटिक तरीके से सुधारे गए उत्पादों के व्यापार को नियमित करना है। जेनेटिक रूप से सुधार किए गए उत्पादों के पैकेट में उत्पादन के बारे में विवरण लिखना अनिवार्य है। मतलब जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट आ रहे हैं उनके बारे में। फिर सदस्य देशों को यदि लगता है कि जेनेटिक बीज या पशु उनके पर्यावरण या उत्पादन को हानि पहुंचा सकते हैं तो वे उसे प्रतिबंधित भी कर सकते हैं। ये मुख्य रूप से जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है। इसमें 173 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। आगे हैं यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट। तो जो ये यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट है, इसकी स्थापना 2000 में हुई है। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक परिषद का एक सहायक निकाय है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश शामिल हैं और मुख्य उद्देश्य सभी तरह के वनों के संरक्षण, प्रबंधन और सतत विकास को बढ़ावा देना। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, और जो कि पूरी तरह से रिलेटेड था आपका एनवायरनमेंट से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।